आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो कंजंक्शन यानी कि युति। दो ग्रह जब एक साथ कहीं भी कुंडली में किसी भाव में बैठते हैं, उनको हम अंतरदशाओं के अनुसार कैसे रीड करेंगे। और जो एक कंजंक्शन टेक्निक है, जो युति जो तकनीक है, ये काम करेगी हमारी अंतरदशा पर। ये दशाओं में काम नहीं करेगी, ये ज्यादा काम करेगी अंतरदशा पर। एक महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है, प्राण दशा होती है। प्रत्यंतर दशा सबसे मुख्य बताई गई है। जो दशा है, वो दशा आपकी कैसी रहेगी। तो दशा का जो कार्यकाल है वो कितने ईयर का है। जैसे सूर्य की दशा 6 साल की है, तो 6 साल आपके कैसे रहेंगे, तो वो आपको बताएगी आपकी प्रत्यंतर दशा। और जो टेक्निक यूज करेंगे कंजंक्शन टेक्निक, यानी कि दो ग्रह एक साथ कहीं भी किसी भी घर में बैठे हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, कौन से ग्रह का रिजल्ट अच्छा रहेगा, किसका ठीक नहीं रहेगा, बुरा रहेगा। तो हम जो आज क्लास हमारी होगी विशेष, वो कंजंक्शन से रिलेटेड होगी। दो ग्रहों का कंजंक्शन कब होता है, उसके कुछ नियम हैं कि उन दो ग्रहों को एक साथ बैठा हुआ कब मानते हैं। एक साथ बैठा हुआ कब मानते हैं, उसके 3 नियम हैं। जैसे नोट कर लेंगे साथ में आप। युति नियम ग्रहों की युति को पढ़ने का नियम। यानी कि हम किन किन ग्रहों को कंजंक्शन के अंदर मानते हैं, कौन से वो ग्रह हैं जो कंजंक्शन में काउंट होंगे। पहला है जब दो ग्रह कुंडली में एक साथ बैठे हों। सेकंड, दोनों ग्रहों की परस्पर दृष्टि हो। थर्ड है दो ग्रह एक दूसरे की राशि में हो। जब ये कंडीशन होगी, दो ग्रह एक साथ कुंडली में बैठे हों, या दो ग्रहों का आपस में परस्पर दृष्टि हो। परस्पर दृष्टि क्या होती है, जो आमने सामने देख रहे हो। जैसे कोई ग्रह, जैसे ये देखिए, परस्पर दृष्टि किसको मानते हैं।
इसमें गुरु 4th हाउस में है और शनि 10th हाउस में है। गुरु अपनी 7th दृष्टि से शनि को देख रहा है और शनि अपने 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है। इसको परस्पर दृष्टि मानते हैं। तो हम इन दोनों ग्रहों को एक कंजंक्शन के रूप में देखेंगे कि इन दोनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, इनको ऐसे ट्रीट करेंगे। जैसे शुक्र है यहाँ पे पहले हाउस में, जो पहले ग्रह में शुक्र है, अगर यहाँ पर मंगल हो जाए शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को दृष्ट कर रहा है और मंगल 7वीं दृष्टि से शुक्र को दृष्ट कर रहा है। तो ये परस्पर दृष्टि है, यानी कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो परस्पर दृष्टि होती है, उसको कंजंक्शन के रूप में मानते हैं। पहला नियम क्या है हमारा, जब दो ग्रह एक ही घर के अंदर बैठे हो उसको भी युति मानेंगे ग्रहों की, या दो ग्रह आमने सामने बैठे हो एक दूसरे को देख रहे हो तो उसको हम परस्पर दृष्टि मानते हुए कंजंक्शन के रूप में मानी जाएगी, एक युति के रूप में मान जाएगी। दो ग्रह एक साथ बैठे हैं उनको ऐसे हम पढ़ेंगे। थर्ड नियम क्या कहता है कि दो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हों। जैसे मंगल बैठा है धन गुरु की राशि में और गुरु बैठ जाए मंगल की राशि में। यहाँ पर देखो आप, जो मंगल है वो गुरु की राशि में है, धनु राशि जो गुरु की होती है, और जो गुरु है वो मंगल की राशि में है। ये दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं। इसको भी हम कंजंक्शन के रूप में लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं कि दो ग्रह एक साथ वो जुड़ गए हैं। जब कोई ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठेगा तो उसको भी मानते हुए दोनों ग्रह आपस में वो जुड़ चुके हैं, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इनका जुड़ाव है। तो तीन नियम रहेंगे। पहला नियम, दो ग्रह कुंडली के 12 भाव में किसी भी घर में एक साथ बैठे हों। दूसरा, दो ग्रह आमने सामने बैठे हों, वो भी एक प्रकार से युति ही मानी जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है, दो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हों, उसको भी हम युति के रूप में पढ़ेंगे, रीड करेंगे। अब कुंडली के अंदर, या आप एक जनरल लैंग्वेज में देखेंगे, आप आम भाषा में देखेंगे सुनेंगे, जब दो व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, जब दो व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ घूमते फिरते हैं, तो उनकी आपस में संगति का वो उनके ऊपर रंग चढ़ जाता है। एक दूसरे के विचारों का आपस में ट्रांसफर हो जाता है और कहा भी जाता है जैसी संगति वैसा ही उसका प्रभाव रहेगा। जब दो व्यक्ति एक साथ बैठेंगे उनके विचार आपस में ट्रांसफर होते हैं, अच्छे के बुरे में, बुरे के अच्छे में। अगर दोनों ही अच्छे हैं, अच्छे उनके विचार ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे में। एक व्यक्ति कोई बुरा व्यक्ति है, चोर व्यक्ति है, एक सही व्यक्ति है, या तो वो चोर व्यक्ति उसको सही को भी चोर बना देगा, या जो सही व्यक्ति है वो चोर को सही बना देगा। वो डिपेंड करते हैं कि उनका जो विचार किन के मजबूत हैं, किन का ओरा मजबूत है। उसी प्रकार
जब दो ग्रह एक साथ कहीं भी कुंडली में बैठेंगे, दो ग्रह जब एक साथ कहीं भी कुंडली में बैठेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर अपने असर को छोड़ते हैं। तो दो ग्रह कुंडली में कहीं पर भी एक साथ यदि बैठते हैं, तो वो दोनों ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। दोनों ग्रह एक दूसरे को वो प्रभावित करेंगे। और एक नियम होता है, जो बांधता है वही खोलता है। किसी को बंधन में जो बांधेगा वही खोलेगा। बंधन चाहे वो सांसारिक बंधन हो, चाहे वो किसी विचारों का बंधन हो, जो व्यक्ति किसी को बांधता है खोलता भी वही है। खोलता भी वही है। क्योंकि अगर संसार बंधन का कारक है, संसार मुक्ति का कारक भी है। मुक्ति भी संसार ही करवाता है, कि वो सीख जाता है, उसे अनुभव हो जाता है कि यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है। तो उसी ध्येय से, उसी उद्देश्य से, तो हम जो ग्रह दोनों ग्रह एक साथ बैठेंगे, जो ग्रह जिस ग्रह को बांधेगा वही ग्रह उसको खोलेगा। जो ग्रह जिस ग्रह को बांधेगा वही ग्रह उसको खोलेगा। अब आप यहां सीख जाएंगे कि उपाय कैसे बनाए जाते हैं, उपाय कैसे दिए जाते हैं। कौन से ग्रह का हमने उपाय करना चाहिए, किस ग्रह की अंतर्दशा में, किसकी हमने रेमेडी करनी है, किसका हमने उपाय करना है, वो यहाँ पे अब वो सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। जब दो ग्रह एक साथ बैठेंगे, उनकी अंतर्दशा आएगी किसी एक की, उस अंतर्दशा में कौन से ग्रह के आपने उपाय करने हैं, कौन सा ग्रह आपको परेशान करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कुंडली है, यहाँ देखेंगे कौन सा ग्रह किसके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो ये कुंडली है, ये कुंडली है जिसमें शुक्र है। शुक्र कहाँ के स्वामी है, सेकंड हाउस और सातवें घर के। तो सेकंड हाउस क्या है, धन का है। सेकंड हाउस धन का है। तो धन कौन से ग्रह के पास हुआ, शुक्र के पास। क्योंकि दूसरे घर का स्वामी शुक्र है, जो जिसका स्वामी होगा उसके घर की वस्तुएं उसी के अधीन होंगी। अब आप अपने मकान के स्वामी हैं, तो मकान आपका हुआ। जो उस मकान के अंदर वस्तु रखी गई है वो सब आपकी है। तो सेकंड हाउस के स्वामी यहाँ शुक्र हुए, तो इस व्यक्ति का धन किसके पास हुआ, शुक्र के पास हुआ। इस व्यक्ति का धन शुक्र के पास हुआ। जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी, तो इस ग्रह को कौन परेशान करेगा, हमने किसका उपाय करना चाहिए। क्योंकि शुक्र ग्रह शुभ ग्रह है, यहाँ पे शुक्र कहने का शुभ ग्रह है, सेकंड और साउथ का स्वामी है। लेकिन जो मंगल है, मंगल इनके साथ यहाँ पे बैठ जाता है, युति हो जाती है। तो मंगल कहाँ के स्वामी है, मंगल आठवें घर के स्वामी है। मंगल आठवें घर के स्वामी। कल मैंने आपको लिखवाया था 3, 6, 8 और 12।
इन घरों के स्वामियों को परेशान नहीं देंगे। 3, 6, 8 और 12 और 11। 3, 6, 11, 8 और 12। इन घरों के स्वामी आपको परेशानी देंगे, ये आपको बांधते हैं तो खोलेंगे भी यही। अब जैसे ध्यान से समझने की बात है, यहां पर आप समझ जाते हैं तो आप कंजंक्शन पढ़ना सीख जाएंगे। शुक्र धन के स्वामी हैं, धन शुक्र देगा इनको, लेकिन शुक्र के साथ मंगल बैठा है। शुक्र के साथ मंगल बैठा है। मंगल कहाँ का स्वामी? मंगल यहाँ पे इनके 8वें घर का स्वामी है। मंगल 8वें घर का स्वामी है, यानी कि शुक्र को मंगल ने बांध दिया। क्यों बांध दिया? क्योंकि मंगल बुरे घर का स्वामी हो गया। अच्छे घर को किसने बांध दिया? मंगल ने बांध दिया। जब शुक्र की अंतरदशा आएगी तो किसके उपाय करने पड़ेंगे? मंगल के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको बांध किसने रखा है? मंगल ने बांध रखा है। मंगल बुरे घर का स्वामी है। तो शुक्र की अंतरदशा आएगी तो मंगल के उपाय करने पड़ेंगे, मंगल के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। और शुक्र की अंतरदशा में इसको परेशानी आएंगी, क्योंकि शुक्र में किसके प्रभाव आ गए? शुक्र में मंगल के प्रभाव आ गए। शुक्र में मंगल के प्रभाव आ गए। मंगल कहाँ का स्वामी? मंगल 8वें घर का स्वामी है, यानी कि शुक्र के अंदर 8वें घर के प्रभाव चले गए। शुक्र की अंतरदशा में इसको परेशानी आएंगी। जब अंतरदशा मंगल की आएगी फिर मंगल के अंदर शुक्र के प्रभाव आ जाएंगे। शुक्र सही है, मंगल की अंतरदशा की सही जाएगी। आपको मैंने पहले बताया भी, जब दो ग्रह एक साथ बैठते हैं उन दोनों के विचार या उनकी एनर्जी जैसी है एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। यहां तक कोई डाउट है किसी को इस कुंडली में? मंगल फिर किस तरह शुभ हो गए जी? फिर वो 8वें घर का नहीं हो गया जी स्वामी? क्यों शुभ क्यों होगा? क्योंकि फिर मंगल के अंदर किसके प्रभाव आगे? जब अंतरदशा मंगल की आएगी, शुक्र प्रभाव किसके अंदर? शुक्र के मंगल में, मंगल के शुक्र में। शुक्र में। तो मंगल तो बुरा है, 8वें घर का स्वामी है। जब शुक्र की हाँ जी। अंतरदशा आएगी तो उसको परेशान कौन करेगा? मंगल परेशान करेगा, क्योंकि शुक्र में मंगल हाँ के जी। प्रभाव हैं। जब मंगल की अंतरदशा आएगी तो मंगल में किसके प्रभाव है? मंगल में शुक्र के प्रभाव है। शुक्र शुक्र के। तो शुभ है, तो शुभ है तो मंगल को उन्होंने हाँ। शुभ कर दिया। अच्छा जी। तो फिर समझे? ये 8वें घर का फल नहीं देगा जी फिर ये मंगल? नहीं, फल तो 8वें का ही देगा, लेकिन वो हम्म। शुभ फल देगा। वो ज्यादा परेशान नहीं अच्छा जी। करेगा। अच्छा जी। ठीक। ठीक है ना? फल तो 8वें के ही आएंगे, लेकिन परेशान नहीं करेगा। ठीक। अब जैसे शुक्र है, अब इस व्यक्ति हम्म। का धन इस शुक्र के पास है। शुक्र में किसके प्रभाव है? शुक्र मंगल के प्रभाव है। मंगल कहाँ का स्वामी है? 8वें घर का स्वामी है। तो हमने 8वें घर को यूज करना पड़ेगा। यदि ये व्यक्ति शुक्र की अंतरदशा में 8वें घर से हम्म। संबंधित काम करेगा तो उसके जीवन में समस्या नहीं, धन आएगा। ठीक। क्योंकि शुक्र में प्रभाव मंगल के हैं। धन किसके पास है? शुक्र के पास है। शुक्र में को किसने बांध दिया? शुक्र ने मंगल को बांध दिया। मंगल 8वें घर का स्वामी है। यदि व्यक्ति शुक्र की अंतरदशा में मंगल 8वें घर के काम करेगा तो इस व्यक्ति को समस्याएं कम आएगी, धन ज्यादा आएगा। ठीक है सुनील जी, समझ आया? आगे हाँ जी। और हाँ जी। आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी सुनील जी, हाँ जी, हाँ जी जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ठीक है जी। बता देना कोई, ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो, शुक्र इनका सेकंड का स्वामी भी और 7वें घर का स्वामी भी है।
शुक्र की अंतर्दशा में, शुक्र की अंतर्दशा में इनको वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि शुक्र के साथ मंगल बैठा है और मंगल बुरे घर का स्वामी है, यानी कि मंगल ने शुक्र को खराब कर दिया। तो शुक्र जिन घरों का स्वामी है उनसे को समस्याएं आएंगी। यदि वो उन घरों की कुछ काम करे तो बच सकता है, उन्हें समस्याएं आएंगी। ठीक है, हम एक और लेते हैं एग्जाम्पल आगे। शनि और केतु। अब देखो, शनि कहाँ का स्वामी है? 7वें और 8वें घर का जी। 7वें और 8वें घर का स्वामी है। 7वां घर किस चीज का है? वैवाहिक जीवन का है। हाँ जी। केतु क्या है? जब भी किसी भी ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा महादशा आए, उस ग्रह के जो कारक तत्व हैं, जो एट्रीब्यूट हैं, वो सबसे पहले एक्टिव होते हैं। केतु का जो एट्रीब्यूट है, जो कारक तत्व है केतु, वो है डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट यानी कि अलगाव, किसी को किसी से दूर करना या किसी का किसी से मोह भंग होना। केतु मोह भंग करवाता है, मुक्ति देता है, किसी से भी अलगाव करवाता है। केतु मोह से मुक्त करता है। केतु मुक्ति का कारक है। अब यहाँ शनि इनके 7वें घर का स्वामी है और साथ में केतु बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो इसकी जब शनि की अंतर्दशा आएगी, इनका जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर समस्याएं आएंगी, झगड़े होंगे। क्योंकि शनि को किसने बुरा किया? केतु ने। तो उपाय किसके होंगे? केतु के होंगे। जो ग्रह किसी ग्रह को बांधता है, हमने उसके ही उपाय करने हैं, उसको ही यूज करना है। केतु क्या है? डी अटैचमेंट। अगर ये व्यक्ति शनि की अंतर्दशा में अगर पत्नी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, उसके पीछे पीछे ना घूमे, ज्यादा मनाने की कोशिश ना करें, तो वो अपने आप आपके घर वापस आ जाएगी। तो केतु कहता है भी आप मोह भंग करें, आप उसका तरफ ध्यान मत दो। कुंडली में एक योग होता है शुक्र केतु। शुक्र केतु यानी कि दाम्पत्य जीवन में भी कमी हो सकती है। शुक्र केतु कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, शुक्र केतु कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं, वैवाहिक सुख में कमी या संतान होने में कमी उसे दिखते हैं। और ऐसा कहा गया है कि यदि पति या पत्नी में झगड़े हो जाते हैं तो ज्यादा उनको मनाने की कोशिश नहीं करना, जितना उनसे दूर रहो अपने आप वो आपके पास आ जाएगी, अपने आप आपके रिश्ते रिलेशन ठीक हो जाएंगे। शुक्र और राहु एक साथ बैठे हैं, शुक्र और राहु कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठे हैं, तब आपको अपनी पत्नी को मनाना पड़ेगा। तब मनाना पड़ेगा, अगर नहीं मनाओगे तो फिर वो और समस्याएं बढ़ जाएंगी।
केतु एक धार्मिक, एक फकीर ग्रह है। अब इस कुंडली में शनि और केतु एक साथ बैठे हैं। तो शनि क्या है, इनका पार्टनर है, सातवें घर का स्वामी है। इस व्यक्ति को कैसी औरत के साथ शादी करनी चाहिए, लड़की के साथ शादी करना चाहिए जो धार्मिक है। केतु क्या है, धार्मिक है, क्योंकि शनि के अंदर केतु के प्रभाव आ गए। तो शनि आपके सातवें घर का स्वामी है। शनि पत्नी का कारक है या पति का कारक इस कुंडली में, ठीक है। सातवां घर आपका पति या पत्नी का है। अगर ये कुंडली किसी पुरुष की है तो इस कुंडली में पत्नी का कारक, पत्नी का जो स्वामी, जो पत्नी ग्रह है सातवां घर, उसका स्वामी कौन हुआ, शनि हुआ। शनि के साथ केतु बैठे हैं। केतु धार्मिक है, फकीर है, आध्यात्मिक है। तो शनि में किसके प्रभाव आ गए, केतु के। इनकी पत्नी धार्मिक होनी चाहिए। अगर धार्मिक हुई तो ठीक है, और ज्यादा इच्छाएं वाली हुई तो फिर रिलेशन में दिक्कतें आएंगी, रिलेशन में समस्याएं आती रहेंगी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम एक और कंजंक्शन को। जैसे हमने यहाँ पे किया शनि मंगल। अभी देखिए आप, यहाँ पे जो शनि है वो 10वें और 9वें घर के स्वामी है। 10वें और 9वें घर के स्वामी है। 9वां घर क्या है, टीचिंग का होता है। 9वां घर टीचिंग का होता है, 10वां घर गवर्नमेंट का है। अब शनि है जो, वो 9वें के और 10वें के स्वामी है। ये व्यक्ति टीचिंग का कार्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जब 9वें का स्वामी 10वें बैठा हो या 10वें का स्वामी 9वें में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति टीचिंग का, प्रोफेसर का, किसी उपदेशक का, पुजारी का काम कर सकता है। 9वें का स्वामी 10वें घर में, 10वें का 9वें में, या 9वें और 10वें घर का एक ही स्वामी से जहाँ पे शनि है, ऐसा व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन में जा सकता है, जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। कोई व्यक्ति आपके पास ऐसी कुंडली लेकर आता है जिनका 10वें घर का स्वामी शनि, शनि में कोई भी है, कोई भी ग्रह हो सकता है, 10वें का स्वामी 9वें घर में है, या 9वें घर का स्वामी 10वें घर में है, और आपसे पूछते हैं कि मैं टीचिंग का कार्य कर सकता हूं, तो आप कहेंगे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ आई, साथ में मंगल बैठे हैं। अब शनि तो ठीक है, यहाँ पे शुभ हो गए, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी शुभ हो गए। साथ में मंगल बैठे। मंगल कहाँ के स्वामी, 12वें घर के स्वामी। मंगल 12वें घर के स्वामी हैं। यानी कि शनि को किसने जकड़ लिया, शनि को मंगल ने जकड़ लिया, शनि को मंगल ने बांध दिया। तो मंगल ने बांधा है तो खोलेगा भी मंगल ही, खोलेगा भी मंगल ही। तो मंगल इनका 12वें घर का स्वामी। 12वां घर क्या होता है, घर से दूर, अदर स्टेट। ये टीचिंग का काम कर सके लेकिन घर से दूर रहकर करें, घर से दूर रहकर करें। तो टीचिंग, अगर यहाँ पे अकेला मंगल, अगर यहाँ पे अकेला शनि होता तो हम कह सकते हैं कि आप टीचिंग का काम कर सकते हैं। अब साथ में मंगल है, व्यक्ति टीचिंग का काम कर लेगा, लेकिन हमने मंगल को यूज नहीं किया, हमने मंगल का कोई उपाय उसको मतलब कि यूटिलाइज नहीं किया, तो उसके भी समस्याएं आएंगी। क्या आएंगी, मंगल क्या है, मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है। उसके प्रोफेशन में, उसके जॉब में वो लड़ाई झगड़े करवा देता है। तो
इसलिए उन्हें मंगल को यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। मंगल 12वें घर का स्वामी है। टीचिंग का प्रोफेशन करे लेकिन घर से दूर जाकर करे, अपने स्थान से दूर करे। उपाय अगर आप देना चाहते हैं तो मंगल के उपाय दें, शनि के नहीं, मंगल के दें। जब शनि की अंतरदशा आती है, जब शनि की अंतरदशा आती है तो उपाय मंगल के होंगे, शनि के नहीं होंगे, क्योंकि शनि तो पहले शुभ है। जब अंतरदशा मंगल की आएगी और शनि इसके साथ बैठे, शनि शुभ है, तो मंगल की अंतरदशा में वो दिखते नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि साथ में शनि बैठे हैं, शनि इनके त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हैं। शनि यहाँ पर शुभ है, तो मंगल के अंदर शुभ ग्रह के प्रभाव आ गए, इसीलिए मंगल की अंतरदशा के लिए बढ़िया जाएगी, शनि की अंतरदशा में को समस्या आएंगी। जो ग्रह शुभ है और वो बैठ गया अशुभ के साथ, तो शुभ में अशुभ के प्रभाव, अशुभ में शुभ के प्रभाव। जैसे ही शनि की अंतरदशा आती है, साथ में मंगल बैठे हुए हैं, तो फिर क्या होगा? शनि की अंतरदशा में इनको प्रॉब्लम आएगी कि संबंधित इनके कार्यस्थल पर, इनके जॉब में। तो फिर मंगल के उपाय करने पड़ेंगे। जब मंगल की अंतरदशा आएगी वो अच्छी जाएगी। क्यों जाएगी अच्छी? क्योंकि शनि इनका शुभ होकर यहाँ पर बैठा है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? जैसे यहां पर हम लेते हैं अब आप ये बताइए, बुध और गुरु में से कौन से ग्रह की अंतर्दशा सही रहेगी, जिसमें समस्याएं कम आएंगी? कोई भी एक बता सकता है। बुध या गुरु के में जी। गुरु, किसकी अंतर्दशा में समस्याएं आएंगी? समस्या बुध के में आएगी जी। ठीक है, हाँ जी, रमेश जी। रमेश जी बाहर है। बुध की अंतर्दशा में समस्याएं बिल्कुल सही है, क्योंकि बुध यहाँ पे इनके पंचमेश हैं, शुभ हैं, लेकिन गुरु क्या है? 8वें घर के स्वामी है। तो बुध को गुरु ने प्रभावित कर लिया, तो बुध के अंदर गुरु के प्रभाव आ गए हैं। जब गुरु की अंतर्दशा आएगी वो ठीक जाएगी। क्यों ठीक जाएगी? क्योंकि उसके अंदर बुध के प्रभाव में बुध यहाँ पे शुभ होकर बैठा है। आगे लेते हैं एग्जाम्पल। सुनील जी, यहाँ पर मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं 7वें घर में, तो इनको, इनकी जो अंतर्दशा है वो मंगल की सही रहेगी या शुक्र की सही रहेगी? दिखते कौन सी अंतर्दशा में आएंगी? हाँ जी, मंगल की।
मंगल की अंतर्दशा में दिखते आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आप समझ चुके हैं, ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल एक दो, फिर हो जाएगा आपको क्लियर ये कैसे देखते हैं इसको। यहाँ पर ये शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं, तो इनके जो कारोबार में, नौकरी में, वो समस्या शनि की अंतर्दशा में आएगी, शुक्र की अंतर्दशा में आएगी सुनील जी? शनि के में जी। शनि की अंतर्दशा में बिल्कुल आएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब उपाय किसके करेंगे? उपाय शुक्र के करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि शनि को शुक्र ने खराब किया है, तो उपाय शुक्र के होंगे। जो ग्रह जो ग्रह जिस ग्रह को बांधता है, वही ग्रह उसको खोलता है। यानी कि उपाय उसी ग्रह के होंगे जिस ग्रह ने उस ग्रह को बांधा है। मान ली शनि और मंगल कुंडली में एक साथ बैठे हैं कहीं पर भी, और मंगल बुरे ग्रहों का स्वामी है और शनि शुभ ग्रहों का स्वामी है, तो शुभ ग्रह का स्वामी शनि है, मंगल ने उसको बांधा है, तो उपाय मंगल के होंगे न कि शनि के। एक और लिखे आप नियम। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का है। जो भी पुण्य जो भी पुण्य हमने पंचम भाव पूर्व जन्म में किए हैं, अब उनका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। पूर्व जन्म में जो पुण्य किए हैं उनका फल भी आपको मिलेगा, आपने जो बुरे कर्म किए हैं उनका फल भी मिलेगा। अगर आप कोई वृक्ष लगाते हैं, कोई पेड़ लगाते हैं, मान लीजिए आपने अनार का पेड़ लगाया, तो अनार के ऊपर जो फल आता है वो अनार भी आपको मिलेगा, उसके अंदर जो कांटे हैं वो भी आपके हिस्से में आएंगे। पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं, उन कर्मों से जो लाभ होगा वही परिणाम आपका होगा, जो आपने पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म किए हैं उनका परिणाम भी आपको मिलेगा। तो हमारा फोर्थ जो चौथा जो नियम है वो इस प्रकार है। यदि कोई भी ग्रह पंचमेश के साथ बैठा है, जब उसकी अंतर्दशा आएगी, आपको पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों का फल मिलेगा। यदि कोई भी ग्रह पंचमे पंचमेश के साथ बैठा है, जब उसकी अंतर्दशा आती है, तो पूर्व जन्म में आपने जो पुण्य किए हैं उनका फल आपको मिलेगा।
जैसे जैसे एक कुंडली है, इस कुंडली में जो पंचमेश है वो कौन है? बुध है। पंचमेश कौन है? बुध है। बुध किसके साथ बैठे हैं? शुक्र के साथ बैठे हैं। जैसे ही शुक्र की अंतर्दशा आएगी, जैसे ही शुक्र की अंतर्दशा आएगी, क्योंकि शुक्र के अंदर किसके गुण आ गए? शुक्र के अंतर बुध के गुण आ गए। तो बुध आपका पूर्व जन्म के पुण्य जो आपने किए हैं उनका स्वामी है। तो शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र कहाँ का स्वामी है? छठे घर का स्वामी है। नौकरी का है, सर्विस का है। 10वां घर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा का है। जैसे ही शुक्र की अंतर्दशा आएगी, आपको पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का फल मिलेगा। आपकी नौकरी में, आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके मान सम्मान, नौकरी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी जैसे ही शुक्र की अंतर्दशा आती है। क्यों? क्योंकि शुक्र के अंदर जो प्रभाव है वो बुध के प्रभाव है, और बुध आपका 5वें घर का स्वामी है। जैसे यहाँ पर मंगल सेकंड लॉर्ड है, दूसरे घर के स्वामी है। यहाँ पर मंगल सेकंड लॉर्ड है, दूसरे घर के स्वामी है। यानी जो धन है, इस व्यक्ति का धन मंगल के पास है, क्योंकि मंगल दूसरे घर के स्वामी है। और 5वें घर के स्वामी कौन हुए? चंद्रमा। मंगल के अंदर जो चंद्रमा की एनर्जी वो ट्रांसफर हो गई, चंद्रमा के गुण है वो ट्रांसफर हो गई। जैसे ही मंगल की अंतर्दशा आएगी, पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के अनुसार या उनके रिजल्ट के अनुसार इस व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। जब भी किसी का पंचमेश के साथ दूसरे घर का स्वामी बैठा हो एक साथ कुंडली में, कहीं पर भी पंचमेश और द्वितीयेश कुंडली में कहीं पर भी पंचमेश और द्वितीयेश एक साथ बैठे हों, और उस समय जब द्वितीयेश की अंतर्दशा हो, सेकंड हाउस के स्वामी की जब अंतर्दशा हो, और उनको उस समय बहुत सारा धन मिलता है, तो वो धन पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के कारण मिलता है। अगर वो कहे कि मैंने इस जन्म में अच्छे कर्म किए, मैं अच्छा व्यापार कर रहा हूँ, अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिल रहा। वो पैसा उसको पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के कारण मिल रहा है। कब? जब पंचमें घर का स्वामी और दूसरे घर का स्वामी एक साथ कहीं पर भी बैठे हो, और उस समय दूसरे घर के स्वामी की अंतर्दशा आ जाए। ठीक है। और जैसे को बताओ,
सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा इनके पंचमें से है। पांचवें घर के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। छठे घर के स्वामी कौन है? सूर्य है। छठा घर किस चीज का है? कंपटीशन का है, एग्जाम का है। जब इस व्यक्ति की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा आए, जब सूर्य की अंतर्दशा हो और उस अंतर्दशा में व्यक्ति कोई एग्जाम देता है, कोई कंपटीशन देता का, कोई पेपर का एग्जाम देता है, पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के कारण उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उनका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य में चंद्रमा के प्रभाव है और चंद्रमा इनका पंचमेश है, तो वो कामयाब हो जाएगा। कोई कंपटीशन का कोई, जब छठे घर का स्वामी 10th हाउस में हो, कुंडली में छठे घर का स्वामी 10th हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति आईपीएस, आईएएस आदि की परीक्षाएं दे सकता है। अगर कोई आपसे पूछे, कुंडली के अंदर वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी एक बेस है। आईपीएस, आईएएस जो बड़ी बड़ी जो सर्विसेज हैं, उनका सबसे पहला नियम क्या है कि यदि छठे घर का स्वामी 10th हाउस में हो, 10वें घर में हो, और साथ में 5वें घर का स्वामी बैठा हो, और छठे घर के स्वामी जब अंतर्दशा आई, उस समय व्यक्ति उस एग्जाम में सफल हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर गुरु 12वें घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी। शुक्र इनके पंचमेश है। थर्ड हाउस किस चीज का है? डॉक्यूमेंटेशन का है। आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आप कोई फॉर्म भरते हैं या कोई मकान खरीदते हैं, उसके डॉक्यूमेंट हैं, या कोई नौकरी के डॉक्यूमेंट हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट हैं, या कोई वीजा के डॉक्यूमेंट हैं, इस समय यदि इस व्यक्ति की गुरु की अंतर्दशा हो, गुरु की अंतर्दशा हो, गुरु यहाँ पे थर्ड लॉर्ड है और 12वें घर के स्वामी है। 12वां घर विदेश का है, तीसरा घर वीजा का है, डॉक्यूमेंटेशन का है।
अगर ये व्यक्ति इस समय गुरु की अंतर्दशा में विदेश से संबंधित कोई फाइल लगाए, कोई विदेश जाने के लिए ट्राई करे, तो इनके साथ, गुरु के साथ कौन बैठे? शुक्र बैठे हैं। शुक्र कौन है? पूर्व जन्म के पुण्यों का फल देने वाला। इस समय इस व्यक्ति को विदेश के लिए या कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कोई कमीशनिंग, कोई एजेंसी, कोई इस प्रकार का काम करने के लिए इनको सफलता मिलेगी। इनको सफलता मिलेगी। पंचम भाव आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य हैं, उनका फल आपको वो मिलता है। पंचम भाव के स्वामी के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, उसकी जब अंतर्दशा आती है तो उस ग्रह के अंदर पंचमेश के प्रभाव ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण पूर्व जन्म में आपने जो कुछ भी पुण्य किए हैं, जैसे भी आपने पुण्य किए हैं, उनका फल आपको उस अंतर्दशा के अंदर वो मिल जाता है। यहां तक क्लियर है सभी को? और जब सर शुक्र क्या होगी जी, फिर इसने प्रॉब्लम आएगी जी, मतलब बार बार अगर हाँ, फिर आएगी, उसका हो जी। फिर आएगी। फिर बाद में ठीक। अगर कोई यूज करेंगे, जैसे मान हम्म। लीजिए पंचम हाउस इनका विद्या का है, अगर इस व्यक्ति ने विद्या कर पढ़ाई करनी है तो घर से दूर जाकर करे, घर से दूर रहकर के ऑनलाइन करे। थर्ड हाउस हमारे ऑनलाइन का भी है, ऐसा कर सकता है। देखो, गुरु के उपाय करें। ठीक। एक अलाइन करना होता है, एक उपाय करना होता है। तो हम कोशिश करेंगे घरों को यूज करें, इसको अलाइन करें। उपाय तो बाद की बात है, ठीक है जी। ठीक। कंजंक्शन को ऐसे रीड करते हैं, आगे लग्नेश का आएगा, तो कुंडली के अंदर लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये शुभ ग्रह बताए गए हैं। इनकी अंतर्दशा में व्यक्ति को शुभ फल मिलते हैं। जो ग्रह इनके साथ बैठा है, उस ग्रह की अंतर्दशा में अच्छे फल मिलेंगे। तो आज हमारे पंचम हाउस का ये पंचमेश का हुआ। तो नेक्स्ट क्लास होगी, हम लग्नेश और नवमेश के जो सात ग्रह बैठते उनके बारे में बात करेंगे। कंजंक्शन को और पढ़ेंगे, एक दो क्लास और लगाएंगे। फिर आपका जो ये उपाय कैसे करना है, किसका उपाय करना है, किसके रेमेडी करनी है, किसकी अंतर्दशा में अच्छे फल आएंगे। जब कुंडली में तीन ग्रह एक साथ बैठे हों, चार बैठे हों, पांच बैठे हों, उनमें से किसी एक ग्रह की अंतर्दशा अंतर्दशा एक ही ग्रह की आती है, फिर उन पांच ग्रहों में से किसके रिजल्ट आएंगे। ठीक है जी। क्यों वो बात करेंगे कि पांच ग्रहों में से किसके रिजल्ट आएंगे, सही किसके हैं, सबसे पहले किसके रिजल्ट आएंगे। अब तीन ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, तीन ग्रहों में से किसी एक ग्रह की अंतर्दशा आई, तो उन तीन ग्रह, वो तीनों जो ग्रह हैं वो किसी न किसी घर के स्वामी होंगे। तो उन तीनों में से कौन से घरों का रिजल्ट आएगा, तो पढ़ेंगे उसको, कैसे उसको पढ़ते हैं। आपने कुंडली के अंदर दो ग्रह कहीं बैठे हों, सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा ग्रह अच्छे घर का स्वामी है और कौन सा बुरे घर का स्वामी है। जो बुरे घर का स्वामी है उसके प्रभाव अच्छे घरों के स्वामी के अंदर जाते हैं, उसने अच्छे को बुरा बना दिया। जो बुरे घरों का स्वामी है उसके अंदर अच्छे घरों के स्वामी के फल आ जाते हैं, उसने बुरे को अच्छा बना दिया। ठीक है, कैसे इसको करना है। और कोई किसी को डाउट है तो बताइए, फिर हम आज के ही करते हैं कंप्लीट। जैसे अंतरदशा कह रहे हो ना आप, मान लो अंतरदशा तो दशा महादशा के अंदर आती है अंतरदशा, है ना? हाँ बिल्कुल। तो मान लो
महादशा का कोई वो नहीं है, किसी भी ग्रह की हो, उसके अंदर अंतर्दशा देखनी है अपने को तो। जो ये टेक्निक है ना, ये काम करेगी हाँ अंतरदशा पर। हाँ, क्योंकि महादशा तो लंबी होती है, मान लो कई कई मतलब सालों अब की मान शुक्र है, शुक्र की लो। महादशा कितने साल की है? हाँ 20 साल की है। हाँ, 20 साल 20 की साल है। की। अब बीस बिल्कुल। साल तक एक ग्रह सेम हाँ प्रभाव तो नहीं देगा। वो तो वो तो स्थिर रहेगा, मान लो उसने तो रहना है। कभी उसने बीमारी दे दी, कभी उसने धन दे दिया, कभी उसने पद प्राप्ति दे दी, कभी उसने संतान दे दी। बिल्कुल। लेकिन जो यानी उसके अंदर जो गोचर में, अंतरदशाएं हाँ हाँ, बिल्कुल, उसके हेड अंदर जो कंजाइंट जो मान अंतरदशाएं लो हैं, 2 साल की हैं, 2.5 साल की हैं, साल रिजल्ट वो देती साल है। की है। तो हमने अंतरदशाओं को रीड करना है। धीरे धीरे हम चलेंगे प्राण दशा पर। आप पता कर सकते हैं कि आपके साथ कल को क्या होगा। कल को किन घरों से संबंधित आपका रिजल्ट होगा, क्या हो सकता है, आप उसको यूज करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है ना? क्योंकि अंतरदशा होती है आपकी, किसी ग्रह की 2 साल की है, किसी 1.5 साल की, किसी 2.5 साल की है। जो प्रत्यंतर दशा है वो आपकी 6 महीने की भी है, 3 महीने की भी है। जो सूक्ष्म बिल्कुल। दशा है उससे कम होगी, प्राण दशा उससे कम होगी, सूक्ष्म उससे कम होगी। लास्ट में 2 दिन पे आ जाती है। ठीक है जी। आज का जो हमने चैप्टर हमारा जो हुआ, इसमें कोई किसी को डाउट हो तो बताइए। नहीं जी, हाँ जी, ओके है बिल्कुल। हाँ जी सुनील जी। हाँ जी ठीक है जी। क्योंकि चाय पानी ले ली।